वेलकम गाइस, दिस इज एचएस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलो आज का अपना जो करंट अफेयर का वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस करंट अफेयर के वीडियो में अपन क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है सुबह 5 बजे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो न्यूज़ में करंट में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह जितने भी रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं इस करंट अफेयर के वीडियो में। ठीक है, और इसके बाद ही जस्ट समथिंग 7 बजे अपने द हिंदू के न्यूज़पेपर का एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड होता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोनों चीज़ें आप देखिएगा, तो आपके जितना ओवरऑल जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है, जैसे अपन आज 4 टॉपिक कवर करने वाला है। ठीक है ना। ये अपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी है। ठीक है, और डेली बेसिस पे जो भी जैसे अगर आज है, ठीक है, आज जो भी टॉपिक्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, इसको मैं कलेक्ट करूँगा अच्छे तरीके से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको जानना है वो सारा कलेक्ट करूँगा। ठीक है, और कल सुबह आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें अपन पूरा टोटल इन एंड आउट पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन एंड आउट पूरा कंप्लीट अपन उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दी होती, जो पुरानी वगैरह चीज़ें होती है, जो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं दी होती। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसकी PDF चाहिए हो या फिर डेली बेसिस पे द हिंदू का न्यूज़पेपर का PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है ऑयल एंड फूड प्राइस। ऑयल एंड फूड प्राइस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये GS पेपर 2 और GS पेपर 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जो यूनाइटेड ये FAO है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे इकोनॉमी के बेस पे, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से GS पेपर 2 GS पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये छपा हुआ था कहाँ पे, अपना इंडियन एक्सप्रेस में। तो चलो शुरू करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है अभी? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है रिसेंटली, उसने एक डाटा रिलीज़ किया है, एक इंडेक्स रिलीज़ किया है उसने, जिसमें वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है, जिसे बोलते हैं हम वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, जिसमें जो मतलब फूड वगैरह के प्राइस वगैरह उसका इंडेक्स बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है रेगुलरली कि जो 2011 जुलाई 2011 से इसमें रेगुलरली मतलब जो फूड और जो ऑयल वगैरह का प्राइस है ना, फूड और ऑयल वगैरह का प्राइस ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक्सट्रीम वेदर के कारण हो रहा है। ठीक है, खराब वेदर के कारण डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन अच्छे से नहीं है, जिसी को अभी जैसे जो सप्लाई चेन को अच्छे से करने के लिए ही जो यूरोपियन यूनियन है और भी जो बहुत सारी कंट्रीज है किस पे फोकस कर रही है, जो अपना इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन पे फोकस कर रही है। किसको? ये जो डिस्टर्ब सप्लाई चेन है उसको सही करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से अभी इतनी सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही है। ठीक है, पहला कारण क्या है? एक्सट्रीम वेदर। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन। ठीक है, तीसरा वर्कर शॉर्टेज, और चौथा राइजिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सारे इसके मतलब कॉजेज है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया हुआ है, जैसे एक मैप दिख रहा होगा आपको एक बना हुआ, कि ये देखिए आप जो पेट्रोल प्राइस, जैसे उस टाइम पे पेट्रोल प्राइस ठीक था, मतलब हाँ समथिंग 140 रुपये था सबसे शुरू में। कब? 2016 में। सॉरी, तो पेट्रोल प्राइस बोल रहा हूँ, ऑयल प्राइस। ठीक है, उसमें क्या 2016 में अराउंड 140 रुपीज़, 138 ऐसा समथिंग कुछ रुपीज़ था। ठीक है, उसके बाद आप देखो उसमें काफ़ी गिरावट आई और एकदम से फिर अब हाई हो गया। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला क्या है? ऑयल्स का ही है। ठीक है, और जैसे जो मैं जो बता रहा था ग्रीन वाला, ये है किसका? शुगर का है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखने में आ रहा है कि आप रेगुलर बेसिस पे देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि पहले नॉर्मल थे, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी जैसे देखो अभी सारे जो मतलब ये प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ों के ये क्या है, हाई हो रहे। ऊपर से मीट वगैरह का भी जो प्राइस वगैरह है वो हाई हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसके की पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? अब आप सबसे पहले बोलोगे कि सर मतलब जैसे कि भाई मतलब ये इसके प्राइस वगैरह हाई क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो आपको रीजंस तो पता है प्राइस वगैरह हाई क्यों हो रहे हैं, लेकिन और भी रीजंस है इसके। ठीक है, पहला क्या रीज़न है? पहला, पेट्रोलियम का जैसे ही प्राइस हाई होता है, ठीक है, इनके तो प्राइस हाई होने का लिंक किससे? सीधे सीधे बायोफ्यूल से। क्या है कि फ्यूल वगैरह आपको भी पता है, ईंधन
लगता ही है, ठीक है। तो उसका सीधा सीधा रिलेशन है किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ और एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं ना, एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। कैसे, अब देखो पेट्रोल का जैसे ही प्राइस हाई होता है, ठीक है, तो जो कंपनीज और क्या लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अपने को बायोफ्यूल गैस दे सकता है, ठीक है, जो अपने को फ्यूल दे सकता है, उन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ेगी तो आपको भी मालूम है कि ये सीधा सिंपल नियम है, डिमांड जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो वही बताया है यहाँ पे कि जैसे जो शुगर है, शुगर क्या है, शुगर जो है अपना वो किस चीज़ में यूज़ आता है, उससे बनता है क्या, एथेनॉल बन जाता है, ठीक है, और कॉर्न से पेट्रोल बन जाता है, ठीक है, और जो अपना पाम है और सोयाबीन ऑयल है उससे क्या बन जाता है, अपना बायोडीजल्स वगैरह बन जाता है। जिसकी वजह से जो लोग हैं वो जब पेट्रोलियम के प्राइस मतलब पेट्रोल का प्राइस वगैरह हाई होता है, जो अपने पेट्रोलियम वगैरह है, जो क्रूड ऑयल वगैरह है, उसका प्राइस जैसे ही हाई होता है वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। आया समझ क्यों है। अब और भी कारण है इसके, जैसे देखो कॉटन की पेट्रोकेमिकल जो शीट है ना, पेट्रोकेमिकल वो है मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो शीट है वो आसानी से मिल जाती है, जो सिंथेटिक फाइबर की रहती है ना उसकी जगह आसानी से प्रोवाइड हो जाता है वो, ठीक है। इस वजह से भी इसके जो प्राइस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस है वो हाई हो रहे हैं, ठीक है। आया समझ। चलो अब देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप जान लीजिए इसमें क्या है कि आपको समझ आया कि हाई क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अब जानते हैं इस पे किसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे किसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। तो इस पे किसानों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देखो अब जो अपना फार्मिंग वगैरह सेक्टर है उसमें क्या है, प्राइस वगैरह हाई हो रहा है, ठीक है। तो हाई तो हो रहा है लेकिन किसानों को उसका फ़ायदा बराबर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं मिल पा रहा है ये देखिए, इसमें क्या है कि जैसे जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह है, वो नॉर्मल जैसे उतने कम दाम में भी नहीं, फिर भी खरीदे जा रहे हैं नॉर्मल प्राइस में। और जो कपास और सोयाबीन है वो क्या है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एमएसपी, उसके ऊपर बिक रहा है, ठीक है। तो भी किसानों की हालत है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। क्यों बुरी कंडीशन में, क्योंकि देखो जैसे जो फ्यूल वगैरह है और फर्टिलाइजर्स है, इनका प्राइस, इनका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या है कि फार्मर्स की भी जैसे जो वो इकोनॉमी जैसे अब देखो उनकी फसल तो सही साठ दाम में क्या हुई, बिकी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उनके अदर चीज़ें है, जैसे फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, उसका भी प्राइस बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया फर्टिलाइजर्स का प्राइस। और ऊपर से फ्यूल तो लगता ही है ट्रैक्टर वगैरह चलाने को और जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस चीज़ का भी जैसे वो बढ़ गया है प्राइस। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर के ऊपर दबाव ज़्यादा आ गया है इस चीज़ का। तो जिसकी वजह से फार्मर को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, भले ही उसका पेट्रोल का भले ही उसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कॉस्ट वगैरह है, जो फसल्स वगैरह की उनके प्राइस वगैरह हाई है, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका कोई नहीं आ रहा है अच्छी आमदनी होने के बाद भी उस चीज़ का फार्मर्स को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स में अपना जो DAP होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और जो अपना MOP होता है मुराइट ऑफ पोटास, ठीक है। ये क्या है, ये बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में। तो इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं पर टन $450, इससे ऊपर है, ठीक है, इससे नीचे नहीं, इससे $450 से ऊपर है इसकी जो पर टन की प्राइस है। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा आ रहा है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये इस टाइम जो अभी प्राइस चल रहा है ना 450 पर टन, ये जो प्राइस है ये वर्ल्ड जब फूड क्राइसिस हुए थे कब 2007 से 2008, उस टाइम भी फर्टिलाइजर्स ये जो DAP और ये MOP है इसका प्राइस इतना ही था। तो आप समझ सकते हो कि प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया, जब क्राइसिस चल रहे थे तब इतना प्राइस था, ठीक है। तो अभी जबकि क्राइसिस वगैरह नहीं है तो इतना प्राइस है। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा हो गया। और ऊपर से जो अपने DAP और जो MOP है ये फर्टिलाइजर्स नहीं है, ठीक है, ये नॉन यूरल फर्टिलाइजर्स है, ये फर्टिलाइजर्स नहीं है लेकिन ये यूज़ में आते हैं। अब आप देखिए फर्टिलाइजर्स का काम, फर्टिलाइजर्स का प्राइस, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है अपने जैसे जो रॉक फॉस्फेट और जो सल्फर फॉस्फेट है, ठीक है, एसिड एंड अमोनिया है, एसिड और अमोनिया जो चीज़ें फॉस्फेरिक एसिड वगैरह ये जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे फॉस्फेट वगैरह और सल्फर वगैरह, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो खाद है, ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स है, इसके प्राइस भी कोई कम नहीं है, जबकि ये इंडिया में ही प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, लेकिन तब भी इसके प्राइस वगैरह में कोई गिरावट नहीं है, ठीक है, ये उसी के रेंज में बहुत ज़्यादा हाई है अभी भी,
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर्स को है ना, मतलब वो जो उसकी कमाई, मतलब उसकी जो कमाई है वो हो रही है, लेकिन ये सारे जो उसके खर्चे हैं उसी में चली जा रही है, क्योंकि इनके प्राइस वगैरह हाई हो गए। अब इनके प्राइस क्यों हाई हुए? क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइस हाई हुए। समझ में आया लिंक सारा? इसके ट्रांसपोर्ट वगैरह, और जैसे आपको बताया वर्कर्स वगैरह की जो चीज़ है, और जो सप्लाई चेन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ों की प्राइस है हाई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके भी प्राइस हाई गई, लेकिन किसानों को कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब जान लेते हैं अपन फूड प्राइस इंडेक्स। जैसे ये जो सारी बातें फूड प्राइस इंडेक्स से ही निकली है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है, अभी किसने रिपोर्ट लॉन्च की है? जो अपना यूनाइटेड नेशन जो है उसने क्या किया, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने क्या किया कि ये मतलब जो अपनी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट अपनी जो फूड प्राइस इंडेक्स है, FPI जो मतलब FPI जो रिपोर्ट है वो अभी वो की है इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसकी पहले हिस्ट्री जान लेते हैं अपन। तो इसमें है ना, ये 1996 में ये हुई, सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1996 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या था, इसको वो करने का? ठीक है, तो इसका मोटिव था कि जैसे जो एग्रीकल्चर जो मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह है, एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं, उनके जैसे जो ग्लोबल लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज़ को वो करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ये इसका वर्क था। ये क्या करता था, ये जो है ये मतलब जैसे ये सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग करता है कि किसका प्राइस कब हाई हो रहा है, ठीक है, किसका प्राइस कब लो आ रहा है, और ये मंथली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे जो इंडेक्स है ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, मंथली बेसिस पे इसमें चेंजेस लाते हैं ये लोग। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी। अब अपन आते हैं अपना, आपको समझ आया पहला जो टॉपिक था? ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से जो ऑयल और फूड प्राइस के मतलब जिस चीज़ के जो भी न्यूज़पेपर में था पूरा इन एंड आउट बता दिया मैंने। ठीक है, अब जो अपना दूसरा है अपना क्या है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। ये जो एक्ट है इसके बारे में है। ठीक है, एक नया एक्ट अभी जैसे जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने वो किया था। ठीक है, तो उसको लागू करने की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये है न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते चलो। अब जो ये वाला हमारा टॉपिक है, ये वाला GS पेपर 2 के इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है, सोशल एंड जस्टिस के लिए। ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है ये, द हिंदू से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, एक बिल पास किया था। ठीक है, एक एक्ट लाया था 2020 में, जो कि उन्होंने बोला है अभी कि 15 जनवरी 2022 को उस एक्ट को लागू कर देंगे। उस एक्ट का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2022। ठीक है, ये उसका नाम है। तो इस एक्ट में है क्या? इस एक्ट में ये है कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ है, जैसे जो मतलब कोई सी भी जैसे जो कंपनीज़ है, ठीक है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ठीक है, जो भी हरियाणा के जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट में जो भी कंपनीज आती है, जो भी सोसाइटीज़ आती है, जो भी ट्रस्ट वगैरह आती है, उसमें क्या होगा कि उसमें जो हरियाणा के जो लोकल पीपल्स हैं उन लोगों को 75% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, 75% रिजर्वेशन मिलेगा कि उन लोगों को लिया जाए उसमें, मतलब उनको 75% रिजर्वेशन मिलेगा ताकि उन लोगों को वहाँ पे उसको काम मिले। 75% उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। अदर जो स्टेट से है वो सिर्फ 25%। ठीक है, बच्चे वाले 25% में लाना है तो लाओ, नहीं तो मतलब, लेकिन 75% मैंडेटरी है कि वहाँ पे जो भी कंपनीज वगैरह है, जो भी ट्रस्ट वगैरह है, जो भी सोसाइटीज़ वगैरह है, वहाँ पे 75% वर्क करने के लिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए 75% मतलब जो है वो लोगों को ही देना पड़ेगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हरियाणा के लोकल लोग हैं, उनको वहाँ इतना रिजर्वेशन देंगे उसमें, और जिनकी पेमेंट 30,000 से कम है उन लोगों को। ठीक है, जिसमें ये एक्ट है ये लाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोला है कि, और ये जो एक्ट है ये 10 साल के लिए रहेगा, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये अगर कोई सा भी जैसे कोई सी भी जो कंपनीज वगैरह और कोई भी जो है वो अगर मानता नहीं है तो उसको एक मतलब एक उसके प्रोविज़न के साथ, मतलब एक अच्छे प्रोविज़न के साथ उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब उसको जो भी पनिशमेंट बनती है वो इससे दी जाएगी। इस एक्ट को अगर पालन नहीं करते जो भी कंपनीज वगैरह या फिर कोई भी अगर इस एक्ट का पालन नहीं करता है तो उसको क्या करेंगे, मतलब उसको दंड मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसी बात हुई है। ठीक है,
स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा इस चीज। अब ये जो है इसके कॉन्कर्न क्या है, अब देखो एक्ट तो ला दिया, लेकिन इसके क्या है लूप होल क्या है, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, कॉन्कर्न्स जानते हैं, ठीक है। तो पहला इसका है कि जैसे जो जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे होंगे कि हरियाणा वाले स्टेट में कहीं पे भी अपन जैसे प्लांट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, या कुछ इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर कुछ भी खोलने की कोशिश सोच रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अफेक्टेड होंगे इस चीज़ से, और वो वहाँ सोचेंगे कि ये तो रिजर्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे इतना इनकी बात मानना पड़ेगा, तो वो वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कि जो वहाँ पे पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है जो इंडस्ट्रीज, वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, ठीक है। तीसरा क्या है इसका नुकसान कि जैसे जो असली में टैलेंटेड बंदा है, जैसे असली में टैलेंटेड जो मान के चलो दो बंदे हैं, ठीक है, तो एक हरियाणा का है और एक कोई से भी अदर स्टेट का, तो अब भैया टैलेंट जो है मान के चलो जो अदर स्टेट वाले हैं उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, हरियाणा वाले के पास भी है लेकिन उसके पास ज़्यादा है, किसके पास, जो अदर मतलब जो अदर वो स्टेट वाला है वो और ज़्यादा एलिजिबल है उस काम के लिए, लेकिन तब भी वहाँ रिजर्वेशन के कारण किसको, हरियाणा वाले को देना पड़ेगा वो सीट, ठीक है। तो क्या कि जैसे कोंकण हुआ ना एक तरीके से टैलेंट वेस्ट जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, ये इसका नुकसान है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आप कौन से एक्ट के अगेंस्ट है ये भी देख लीजिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ प्लेस, मतलब जैसे सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, बर्थ प्लेस के उस पर नहीं, सबको उसके पहले ही इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जैसे कोई बंदा है वो कोई अदर स्टेट का है या फिर हरियाणा का है, सबको इक्वलिटी दी जाएगी। लेकिन ये जो एक्ट है इसमें रिजर्वेशन मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इक्वलिटी है वो कॉन्कर्न हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है आर्टिकल 15, गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। देखो 15वां आर्टिकल क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि जैसे कि कोई कहाँ पैदा हुआ है उसके बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, अगेंस्ट मतलब कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा है कि जैसे जो हरियाणा के अंदर नहीं पैदा हुए तो उन लोग के लिए मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं, उन लोगों को जॉब आसानी से मिल जाएगी, किसको, हरियाणा वालों को, रिजर्वेशन के बेस पे। तो जिस वजह से ये भी आर्टिकल क्या होता है, इसका भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है। 16 वाला आर्टिकल क्या बोलता है, इसमें बोलता है गारंटी नो बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयज, जो पब्लिक एम्प्लॉयज है उनके बीच में कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होने देंगे, किसके बेसिस पे, जो उसका बर्थ प्लेस है उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्थ प्लेसेस के उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल का भी उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, एंश्योर दैट सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे जो अपना मतलब पूरी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी जहाँ है वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीली कोई सा भी इंसान कहीं पे भी रह सकता है, कोई सा भी इंसान कहीं पे भी अपना क्या है एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकता है। तो यही चीज़ें है, कोई सा भी इंसान क्या है कहीं पे भी अपनी जॉब वगैरह वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। इसमें क्या है कि हरियाणा वालों को क्या मिल जा रहा है, रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कॉन्कर्न्स है, आया समझ, ये अगेंस्ट दी वो भी है, ठीक है। अब जान लेते हैं और ज़्यादा ऐसे और अटेम्प्ट कहाँ कहाँ हुए, ठीक है, ऐसे और चीज़ें कहाँ कहाँ हुई। तो ये हुआ अभी जैसे हरियाणा में हुआ, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ये इसकी कोशिश की जा चुकी है, ठीक है, ये सारे स्टेट्स में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का पहला रीज़न पॉलिटिक्स में वोट बैंक, ठीक है, पहला सबसे मेन रीज़न तो यही है, ठीक है। फिर जो दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रुंगीनेस, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, इकोनॉमिक इनकम एंड टैलेंट, ठीक है, इंक्रीज इनकम एंड टैलेंट, ठीक है। फिर चौथा क्या है, प्रीकंडीशन फॉर लैंड एक्यूजनेस, ठीक है, एक्विजिशन, ठीक है। ये सारे इसके है, मतलब क्या है कि इसमें देखो वोट बैंक इसका सबसे पहला रीज़न है। दूसरा जैसे मतलब जैसे इनकम में इंक्रीज होगा और टैलेंट भी बढ़ेगा। अब जैसे देखो भले उसके पास शुरू में टैलेंट नहीं है लेकिन वो काम करता जाएगा तो उसका टैलेंट तो इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जो फार्मर्स वगैरह है, तो तीसरा क्या है, जो फार्मर्स वगैरह है जैसे जिनकी ज़मीन क्या हुआ है इंडस्ट्रीज वगैरह एरिया में आ गई है, तो उसको इंडस्ट्रीज वगैरह ने खरीद लिया है, मतलब वो लॉस्ट कर चुका है अपनी ज़मीन इंडस्ट्रीज वगैरह के इसमें। तो क्या होगा कि उनके जैसे जो उनके जो बच्चे वगैरह है और जो अदर यूथ है उसको क्या होगा, इस चीज़ से क्या होगा वहाँ पे मतलब वो मिलेगा,
एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है, ये बात करेंगे। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड मतलब आगे का क्या सोच है, आगे की क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि जैसे जो लॉ है इसमें क्या दिया है कि 30,000 मतलब 30,000 की जो बात रखी गई है सैलरी की, तो उसको कम से कम 15,000 करना चाहिए, ठीक है, 15,000 करना चाहिए। उसका बजट देख के कंपनी का जो उनका खुद का है उसको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं लगाना चाहिए। और जो 75% का जो ये रिजर्वेशन दिया इसको दो तो कम से कम 20 या 25% का दो, 75% का एकदम से दे दिया, इसको एडेप्टेशन करने में टाइम लगता है। अगर आप इतना बड़ा रिजर्वेशन एकदम से दे दोगे तो जो कंपनी है, जो भी सेक्टर है, जो भी मतलब जो कंपनीज वगैरह है वो एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा उसमें, ये बात करी गई यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अपना नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी जो आपको मालूम है कि दिल्ली में क्या है, स्टबल बर्निंग के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये है जो अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें क्या बताया, जो स्टबल बर्निंग होती है, जैसे जो पराली वगैरह होती है उसको जला दिया जाता है, वो अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बोला जा रहा है, उसकी फंक्शनिंग में वो बहुत ज़्यादा वो है। तो ये किस किस ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल जस्टिस और हेल्थ के लिए, हेल्थ को लेके भी ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द हिंदू का आर्टिकल है ये, ठीक है, द हिंदू से आर्टिकल से मतलब इंस्पायर्ड होकर लिया गया है, ठीक है, बनाया गया। इसमें ऑल ओवर चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो द हिंदू में नहीं होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मतलब उससे क्या रीजंस है, ये वो जो द हिंदू में ऐसा या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसा ओवरऑल नहीं बताया जाता, ठीक है, बहुत रेयरली, तो जिसकी वजह से ये लाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसमें चलो ये जानते हैं अपन क्या है। देखो स्टबल बर्निंग क्या है। स्टबल बर्निंग मतलब क्या होता है कि जैसे जो फार्मर्स वगैरह है वो क्या करते हैं, जैसे जो अपनी ठंडी की क्रॉप्स है, जैसे मतलब जो गेहूँ वगैरह है, गेहूँ वगैरह उसको जलने के बाद, उसको जलाने के बाद मतलब सॉरी उसको काटने के बाद क्या होता है कि खेत में ना बहुत सारे ऐसे मतलब उसके जो रॉ प्रोडक्ट्स हो गए वो बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। और जो अपनी जैसे सोयाबीन माइज वगैरह जो रहती है, सॉरी जो चावल वगैरह राइस वगैरह का जो पेड़ वगैरह रहते हैं उसको भी ऐसे ही करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पराली बच जाती है। तो उसको क्या करते हैं, जो अपने जो फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट जला देते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही कम लागत लगने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इस वजह से जो फार्मर्स है वो उसको जला देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट पे हार्म यानी इंसान मतलब पर्टिकुलर इंसान पे हार्म। इसमें क्या हुआ कि जैसे एक स्टडी अभी जैसे पंजाब में हुई, जिसमें बताया गया कि जैसे जो स्टबल बर्निंग ये क्या कर रही है कि जो लंग फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, ये उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रही है लंग फंक्शनिंग को। और ये जो रूरल एरिया के जो वुमेंस वगैरह उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ये जो है मतलब ये जो स्टडी है ये 2 फेजेस में हुई थी। पहला एक तो अक्टूबर 18 में, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी मार्च टू अप्रैल 2019। अब इसी टाइम क्यों हुई, क्योंकि देखो अक्टूबर के टाइम क्या होता है, जो अपनी जैसे जो गेहूं वगैरह जो राइस वगैरह लगाया होता है वो कटा होता है, तो उसकी पराड़ी बची हुई थी। और मार्च अप्रैल में क्या होता है कि उस टाइम पे वीट वगैरह जो लगा हुआ था तो उसकी भी पराड़ी बची हुई थी, ठीक है। तो उसको जलाने की वजह से तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे ये वाला पंजाब अपने हरियाणा ये साइड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। और जिसकी की वजह से जैसे अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए तो जो दिल्ली है, जैसे जो मानसून मतलब जो हवाएं हैं वो क्या हो रही है कि दिल्ली की तरफ आ रही है, ठीक है, उधर से हरियाणा पंजाब वाले एरिया साइड से। तो वो जितना भी पॉल्यूशन है इस चीज़ का ये कहाँ लेके आ रही है, दिल्ली में। और दिल्ली में आपको पहले से ही पता है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक कि किसकी वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि वो जब जलता है तो उसके बाद है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मतलब कौन सी हार्मफुल गैसेस निकलती है, चलिए ये जान लेते हैं। मीथेन वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और जो अपनी वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये ऐसी गैसेस जो है, ठीक है, ये VOC वाली गैसेस, ये सारी गैसेस उससे क्या होती है रिलीज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करती है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये गैसेस रिलीज होती है, बहुत हार्म करती है हमारे इन्वायरमेंट को। और जैसे इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे और भी जो चीज़ें हैं, ये क्या करती है,
सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करती है ना, और जो सॉइल में मॉइस्चर रहता है उसको भी ख़राब कर देता है, ठीक है। जो हीट वगैरह है, सॉइल में हीट भी बढ़ा देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती है, ठीक है। ये तो अपना वो है इस चीज़ का नुकसान। किस चीज़ का? तो फसल में क्या नुकसान होता है। अब ह्यूमन हेल्थ में क्या नुकसान होता है, अब ये जैसी जलती है तो इससे क्या होता है कि जैसे जो माइक्रो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो PM 2.5 बोलते हैं, ठीक है। इसको PM 2.5 क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसे जो क्या बोलते हैं इसे, पार्टिकुलेट मैटर, मतलब पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं जैसे, ठीक है। ये इससे क्या 2.5 क्यों बोलता है, क्योंकि इसकी जो मतलब जो वो साइज़ होता है इसका जो डायमीटर होता है वो कितना 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। यानी जो अपना बाल है, अपने जो सर के बाल है उससे 100 गुना कम। आया समझ? इतना उसका वो पार्टिकल, तो इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि फिर जैसे सांस अपन लेते हैं तो उसके साथ अंदर जाता है, और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, उस पर एक परत बना लेता है। यही सारी इसमें चीज़ें बताई गई है, ठीक है जी, क्या होता है, ठीक है। आया समझ? अब इसके निपटने के जैसे तरीके क्या है, इसके अल्टरनेटिव क्या है, किसके, स्टेबल बर्निंग क्या है। स्टेबल बर्निंग का जो पहला अल्टरनेटिव है ये है कि जैसे जो मतलब जैसे जो जीरो से काटती हो वाली मशीन ये यूज़ की जाए। मतलब जैसे जो गेहूँ वगैरह की कटाई होती है मशीन से, तो वो क्या होती है, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा छोड़ देती, तो उस चीज़ को ऐसी मशीनें या ऐसे टूल्स यूज़ किए जाए जो उसको एकदम नीचे से काटे, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बहुत कम बचेगा, ठीक है। और जो बायोडिकम्पोजर्स है इनका यूज़ किया जाए, ठीक है। ये पहला है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे जो केटल्स वगैरह है, ठीक है, कैटल्स वगैरह को खिला दिया जाए वो, ठीक है, वहाँ पे छोड़ के उनको, ठीक है। और तीसरा जो है वो मशीन्स वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है इसका यूज़ किया जाए, और जैसे जो चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न है उसका भी यूज़ किया जाए, ठीक है। और बायो एंजाइम सॉरी गाइस, सॉरी। जो बायो एंजाइम्स है, पूषा बोलते हैं जैसे, उन सब का यूज़ किया जाए, ठीक है। उन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाए जिसके अल्टरनेटिव स्टेबल बर्निंग के। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करे, आप जैसे यहाँ देख सकते हो स्टेबल बर्निंग का ये इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो अक्टूबर वगैरह के टाइम होती है ये, और ये एक मार्च अप्रैल के टाइम होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और क्या लेने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें बात करी जाए सबसे पहले जो गवर्नमेंट है अपनी, गवर्नमेंट क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इस चीज़ का इंस्पेक्शन करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो अपनी दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली NCR है, और जो पंजाब गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है इस चीज़ के लिए वो बनाई है, ठीक है। और जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे अदर स्टेट्स है, मध्य प्रदेश वगैरह, इनमें भी क्या हुआ है कि जैसे इसको पहले से ही मतलब इस पर रोक लगा चुके हैं 2-3 साल पहले से ही, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, पहले गवर्नमेंट का एक्शन ये हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट इस पर फोकस करी कि जैसे मशीन्स वगैरह है, मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे कि जो मशीन्स वगैरह है वो इजीली अवेलेबल रहे और सस्ती रहे, ताकि इसे हर फार्मर क्या कर सके, खरीद सके, खुद के लिए अवेलेबल कर सके, ठीक है। और हालांकि वैसे जो MNCs वगैरह है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या कर रही है इस चीज़ को, पराली वगैरह इस चीज़ को खरीद रही है अपने पर्टिकुलर अपने उसके लिए यूज़ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या है कि इसको गवर्नमेंट को और ज़्यादा इसमें वो करना चाहिए, ताकि एफर्ट्स वगैरह डालने चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। ये वाला टॉपिक आया समझ आपको पूरा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो अपना नेक्स्ट और लास्ट है आज का, ठीक है। तो इसमें ये है अपना कि इंडिया डिहाइपोनेटेड पॉलिसी, ठीक है, डिहाइपोनेटेड पॉलिसी इजराइल और पैलेस्टीन, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू से इंस्पायर्ड होकर लिया गया, ठीक है। तो अब जानते हैं इसमें कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि अभी जो COP26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, उसमें क्या हुआ कि जो पैलेस्टीन के जो PM है, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पे क्या किया कि जैसे इनवाइट किया किधर साइड, जो मतलब जो अपना इधर साइड जो सॉरी जो इजराइल और जो मतलब पैलेस्टीन है, इनके बीच में क्या करने के लिए एक समझौता, और उस वहाँ पे एक अच्छी तरीके से गवर्नमेंट स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे इंडिया को कॉल किया उन्होंने ये कॉल क्यों किया
कि उन्होंने ये कॉल इसलिए किया क्योंकि देखो फ़लस्तीन है और इजराइल के जो बहुत पहले से क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं, ये 90s के टाइम के कॉन्फ्लिक्ट्स है जब जेरूसलम था। ठीक है, आप यहाँ पे पहले सबसे पहले मैप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये है क्या फ़लस्तीन, ठीक है, ये है गाज़ी पट्टी, ये पूरा इजराइल है, ठीक है, और ये फ़लस्तीन है। तो यहाँ पे पहले क्या था, फ़लस्तीन है ना वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन इजराइल ने क्या किया, इजराइल इधर ही कहीं था, कैप्चर करता गया और आज इतना ही बचा है। ठीक है, इतना ही बचा है यहाँ पे। और ये वाला जो हिस्सा है जेरूसलम, ठीक है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्कन भी होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं जेरूसलम को क्या बोलते हैं, ये फ़लस्तीन, या कि हमारी जो टेरिटरी है हमारी, मतलब इसको कैपिटल बना दो और हमको इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, ये जो गाजी पट्टी ये भी किसका पार्ट है, ये पार्ट था किसका, मतलब ये पार्ट है किसका, फ़िलिस्तीन का। ठीक है, इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते। ठीक है, और सबसे पहले मेन बात कि ये वाला जो है फ़िलिस्तीन, ये क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे है इजराइल में क्या होता है, यहूदी लोग यहूदी, और यहाँ पे कौन, अरेबिक लोग, मतलब जैसे जो मुस्लिम्स वगैरह ये लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो मतलब फ़िलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया को वहाँ पे कॉल किया कि वहाँ पे आप अच्छी स्टेबिलिटी बनाइए। अब इंडिया को ही कॉल क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया की जो पोजीशन है अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो इंटरनेशनल मंच वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होते जा रही है, और फ़िलिस्तीन और इंडिया के पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो है जैसे 19th सेंचुरी का वो है डिस्प्यूट है। ठीक है, खुद की जो आइडेंटिटी है और जो लैंड है उसको लेके है। ठीक है, डिस्प्यूट दोनों के बीच में। ठीक है, ये अलग अलग कब हुए, इसमें क्या हुआ कि पहले है ना जो ये ब्रिटिश, मतलब यहाँ पे क्या होता, ब्रिटिश का वो था, मतलब पूरा वो राज था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे दो कम्युनिटी थी, एक मतलब वो थे अरबियन और जूस। ठीक है, ये लोग थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 1947 में यूनाइटेड नेशन है, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे थे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1947 में एक रिजोल्यूशन लाया जिसको बोलते हैं 181 रिजोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें बात करी गई थी कि जैसे दोनों को अलग कर दिया जाए, दोनों का पार्टीशन कर दिया जाए, दो कंट्रीज बना दी जाए। ठीक है, तो वही चीज़ थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि वो सब हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा ये लड़ाई वगैरह करने। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया यहाँ पे क्या करता था, इंडिया के पहले जो इन लोगों को लेके फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी, हाइपोनेटेड थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है डीहाइपोनेटेड पॉलिसी यूज़ करता है इंडिया। ठीक है, और ये जो मोदी गवर्नमेंट आई है तभी से ये डीहाइपोनेटेड पॉलिसी यूज़ हो रही है। और ये डीहाइपोनेटेड पॉलिसी की बहुत टाइम पहले से जो मतलब इस चीज़ में जो अच्छे से है, जो मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए ज्ञानी लोग हैं इस चीज़ में, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना था कि पहले से ही अपने डीहाइपोनेटेड पॉलिसीज़ वगैरह अपनाया जाना चाहिए। अब जानते हैं डीहाइपोनेटेड और हाइपोनेटेड पॉलिसी क्या है। हाइपोनेटेड पॉलिसी जैसे डीहाइपोनेटेड पॉलिसी समझते हैं, हाइपोनेटेड अपने आप आ जाएगी, उसी का अपोजिट है। ठीक है, डीहाइपोनेटेड पॉलिसी क्या है, डीहाइपोनेटेड पॉलिसी ये है कि मतलब जैसे दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया दोनों कंट्रीज़ को अलग अलग लेके चले। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ का कभी जैसे उन लोगों के बीच में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इंडिया जैसे जब फ़िलिस्तीन जा रहा हो तो वहाँ जाके वो ना इजराइल, मतलब वहाँ पे जाके इजराइल की बात ना करे और ना इजराइल से कुछ वो। ठीक है, इंडिया इसके साथ भी रिलेशन अच्छे बनाएगा और इंडिया फ़िलिस्तीन के साथ भी और इजराइल के साथ, दोनों के साथ रिलेशन अच्छे बनाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अभी क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जैसे जो हमारे पीएम वगैरह जाते थे वहाँ पे घूमने, मतलब राउंड पे जाते थे उधर मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे तीन कंट्री कौन सी यहाँ पे देख लें, जॉर्डन, ठीक है, इजराइल और जो फ़िलिस्तीन है, यहाँ पे तीनों पे एक ही साथ जैसे आगे पीछे डेट पे जाते थे। जैसे क्या होता था पहले जो यूएस प्रेसिडेंट आते थे वो भी ऐसे ही करते थे, पाकिस्तान, इंडिया और जो आजू बाजू के कुछ कंट्रीज वगैरह में वैसे जाते नहीं थे लेकिन जाएंगे, तो पहले क्या पाकिस्तान और इंडिया को वो एक ही साथ विजिट करते थे। तो क्या हुआ फिर बाद में जैसे इसी चीज़ को लेके वहाँ पे यूएसए ने भी क्या किया, वहाँ पे डीहाइपोनेटेड पॉलिसी यूज़ की कि पाकिस्तान और इंडिया मतलब अलग अलग कंट्री एक माना, और जैसे यहाँ पे आते थे तो वहाँ पे नहीं जाते थे, वहाँ पे आते तो यहाँ पे नहीं आते थे। तो वैसे ही हुआ कि जो अपने प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी वो 2017 में कहाँ गए, जो वहाँ पे इजराइल गए, तो वो जो अपना फ़िलिस्तीन है वहाँ नहीं गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फ़िलिस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए। तो यही पॉलिसी जो थी, ये एक अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ, इंडिया को अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, यही सारी बात। क्योंकि देखो पहले क्या था,
सबसे पहले में अपने जो है फिलिस्तीन के साथ रिलेशन अच्छे थे, ठीक है। इंडिया जो है वो फिलिस्तीन को हर जगह सपोर्ट करता था, जैसे जो यूएन वगैरह जहाँ पे भी जो सपोर्ट चाहिए था नेशनल लेवल पे, जो जहाँ पे भी जैसे ग्रुप्स वगैरह में सपोर्ट चाहिए था, हमेशा इंडिया क्या करता था, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता था, ठीक है। जिस वजह से क्या था कि इसराइल के साथ रिलेशन खराब थे, ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ कि अभी जैसे 3 दशक से देखा जाए तो इसराइल के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। और फिलिस्तीन के साथ थोड़े थोड़े बिगड़े, फिलिस्तीन के साथ क्या हुए, थोड़े थोड़े बिगड़े, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि फिर अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे हाइपोनेटेड जो पॉलिसी है उसको यूज़ कर रहा है इंडिया, जिसके साथ कोशिश कर रहा है कि दोनों के साथ जो कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बना सके, हमें उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है और हम जाके जैसे चुगली नहीं करना, किसके पास जा गए तो उससे दुश्मनी रखना है या उसके पास गए तो इससे दुश्मनी, ऐसा नहीं है। इंडिया सबके लिए सेम है, ये चीज़ें बात करेगी, यही है पॉलिसी में, ठीक है। अभी क्या हुआ था 2019 में जो UCO जो अपनी एक तरीके से बोलते हैं UCOSOC जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसमें क्या किया था, इंडिया ने सपोर्ट किया था किसको, वैसे तो अपने पहले से हमेशा से फिलिस्तीन को सपोर्ट करते आ रहा था, लेकिन उसने क्या किया अभी सपोर्ट किसको किया था, फेवर इजराइल को सपोर्ट किया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे बात करी गई कि गाजा पट्टी में जो है ह्यूमन राइट काउंसिल जो बना के भेजनी चाहिए, तो उससे क्या कर दिया, इंडिया ने वहाँ पे साइन ही नहीं किया कि हमारी तरफ से भी लोग जाएंगे वहाँ पे, इंडिया ने वहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से क्या होता है, ये डीहाइपोनेटेड पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। यही सारी बात थी। अब जैसे जो इंडिया है, ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे बताया, जैसे फिलिस्तीन ने वो कॉल बुलाया इंडिया को के लिए, वहाँ पे जैसे उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बुलाया कि वहाँ पे एक पीस मेंटेन वगैरह हो जाए और जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है वगैरह तो उस चीज़ को सुधारा जा सके। तो यहाँ पे जो है हमारे जो मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये जैसी स्टेटमेंट आया उधर से, तो उन्होंने एक बार वहाँ पे फिलिस्तीन को विजिट किया, ठीक है, वहाँ के कंडीशंस वगैरह को समझा। अब उस चीज़ पे क्या है कि इंडिया बोले कि हम कुछ करेंगे, एक्शन वगैरह लेंगे, ठीक है। ये सारी बात हुई है वहाँ पे, मतलब उतना कुछ खास अभी एकदम से वो नहीं आया है, ठीक है, कोई सा ऐसा इनिशिएटिव वगैरह कुछ लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन बोला गया कि हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन क्या है कि इंडिया के साथ जो सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहता है, वो इंडिया के साथ कौन से और जो अदर मतलब जैसे अदर सपोर्ट्स वगैरह है वो भी चाह रहा था इस्टेब्लिश करना, जैसे जो अदर जैसे जो ट्रेड वगैरह के साथ, ये सारे जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे सॉरी गाइस, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये खांसी वगैरह बार बार है। तो इस चीज़ से क्या है कि मतलब इंडिया जो है वहाँ पे इस सपोर्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब जो है इसमें वे फॉरवर्ड देख लेते हैं अपन, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमें जो है डीहाइपोनेटेड पॉलिसी है उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, हाँ, और दोनों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। और जैसे आपको पता है कि अभी जो है इंडिया क्या है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2021 से 2022 तक का नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके बाद और फिर री इलेक्ट होने वाला है ह्यूमन राइट काउंसिल में 2022 से 24 के लिए। तो ये जो पद है, ये जो मिलने वाले इंडिया, इसमें क्या करना चाहिए, इंडिया ने इसका पावर का यूज़ करते हुए एक मीडिएटर की तरह बीच में वर्क करना चाहिए और दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना चाहिए। ये इसमें वे फॉरवर्ड काउंसिल मतलब वैसे बताया गया है, ठीक है। आए आपको सारा समझ, जो अपने जो चारों टॉपिक थे आए क्लियर आपको समझ, ठीक है। अपन ने पहले ऑयल एंड फूड प्राइस किया, फिर हरियाणा में जो जैसे जो नई पॉलिसी आई है, ठीक है, नया एक्ट आया उसको समझा, ठीक है, लागू होने वाला उसको समझा, फिर जो स्टबल बर्निंग के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो हो रहा है दिक्कत है उसको समझा, फिर जो इंडिया की डीहाइपोनेटेड पॉलिसी है वो समझा, ठीक है, फिलिस्तीन और जो अपने इजराइल है उसको लेके, ठीक है। आया समझ अच्छे तरीके से, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जैसे अभी अपने आने वाला द हिंदू का एनालिसिस को भी रेगुलर बेसिस पे देखिए, ठीक है, उसी से सब कुछ है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। ये जो PDF है ये पूरी की पूरी मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको ये जो नोट्स वगैरह है ये सारे वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे और डेली बेसिस पे वहाँ द हिंदू भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। और द हिंदू के साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स द हिंदू में बताता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, उसके भी नोट्स प्रॉपर तरीके से वहाँ पर द हिंदू के मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वैसे तो इसी में ऐड होती है, लेकिन अगर कुछ बताऊँगा और अगर एक्स्ट्रा तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आए समझ, तो चलो मतलब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जैसे 1-2 घंटे बाद ही, अभी 7 बजे अपना आने वाला है द हिंदू का एनालिसिस का वीडियो, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे सबको।